हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव शंकर और आप मेरे साथ इस वीडियो में पढ़ेंगे ज्योग्राफी, जो कि एनसीईआरटी के हम सीरीज़ में 6 क्लास की ज्योग्राफी को स्टार्ट कर चुके हैं। और यह है उसका दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। ठीक है, यानी कि ग्लोब के बारे में जानेंगे कि क्या है, उसके बाद ये जानेंगे कि अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या हैं और ये कैसे हमें पृथ्वी के बारे में बताती हैं। ठीक है, यानी कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है और ग्लोब क्या है, इन तीनों पर हमारे इस पूरे चैप्टर का फोकस रहेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ग्लोब क्या है। सबसे पहले समझने का कोशिश करते हैं ग्लोब क्या है। तो यह एक स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ है। ठीक है, यानी कि हम ग्लोब को क्या कहते हैं, एक छोटा पृथ्वी समझ सकते हैं। यह पृथ्वी की पूरी संरचना को समझने के लिए एक तरीके से मॉडल प्रस्तुत किया जाता है कि आप पृथ्वी को समझ सकें इसको देख करके, क्योंकि पूरी पृथ्वी को देखना और समझना इतना आसान नहीं होगा। तो उसको क्या किया जाता है, समझाने के लिए एक ग्लोब यानी कि स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ को बनाया गया। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या है, यह ग्लोब वास्तव में दो धुरी यानी कि दो अक्षों से यह कसा हुआ है। ऐसा वास्तव में पृथ्वी के साथ नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको झुका हुआ है, यानी कि ये ऐसे होता तो इस तरीके से होता। ठीक है, यहाँ से सीधा होता, लेकिन इसको क्या किया गया है, झुका हुआ दिखाया गया है। तो वास्तव में पृथ्वी भी क्या है, अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, इसी के कारण ऋतु परिवर्तन होते हैं और जो भी ऋतु संबंधित परिवर्तन होते हैं वो पृथ्वी को अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ होने के कारण ही होते हैं। तो वास्तव में क्या होता है, उसको इस तरीके से पेंच नहीं है पृथ्वी में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ दिखाया गया है कि आप इसको पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, मतलब गोल घुमा करके देख सकें। तो जैसे ये अपनी धुरियों पर है वैसे ही पृथ्वी भी अपनी धुरी पर है। ठीक है, बस उसमें पेंच नहीं होते, ऐसे वो ऐसे ही लटका हुआ है, पृथ्वी हमारी लटकी हुई है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि पृथ्वी की बनावट कैसी है और वह ऐसे झुका हुआ है। तो अब हम क्या देखते हैं कि आप देखेंगे कि एक सुई, मतलब ग्लोब के पास जो आपको पेंच मैंने बताया उस तरीके से है। अब उसमें हम देखते हैं कि जो, मतलब आपके धुरी हैं। ठीक है, धुरियों को हम क्या कहेंगे, जहाँ से ये धुरी है उनको हम क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या कहेंगे, इसको अक्ष कहेंगे। और ये जो अक्ष होते हैं यानी कि दो अक्ष हैं, इनको क्या किया गया है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। उत्तर में स्थित है, ये सबसे ऊपर है, इसलिए इसको उत्तरी ध्रुव, और जो नीचे है उसको हम क्या कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको अक्ष कहेंगे। अब ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव है। ठीक है, ऊपर वाले जो है वो उत्तर ध्रुव और नीचे वाले जो है वो दक्षिण ध्रुव है। ठीक है, अब ग्लोब को क्या करता है, ये ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूरब की ओर घुमाया जा सकता है। तो क्या पश्चिम से पूरब की ओर ही क्यों घुमाया जा सकता है, पश्चिम से पूरब की ओर ही इसलिए घुमाया जा सकता है कि पृथ्वी अपने ध्रुव पर पश्चिम से पूरब की ओर ही घूमती है। ठीक है, लेकिन यह याद रखें कि इन दोनों में एक अंतर है। ठीक है, पृथ्वी वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं है, पृथ्वी में क्या है, पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है और यह काल्पनिक रेखा है, उसमें वास्तव में कोई सुई नहीं होती है, ये हम पहले ही जान चुके। हम यहाँ क्या देखते हैं कि एक अन्य काल्पनिक रेखा है। ठीक है, एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, अब यह क्या है, यह काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है, तो यह काल्पनिक रेखा है विषुवत वृत्त। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, विषुवत वृत्त, अर्थात इसको आप भूमध्य रेखा भी कह सकते हैं, क्योंकि यह पृथ्वी को क्या करती है, दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, यह एक काल्पनिक रेखा है, ऐसा इसलिए समझने के लिए ही किया गया है। यह क्या करती है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। अब पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को हम दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है, हम कहते हैं। ठीक है, ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। ये क्या होते हैं, दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। यहाँ से आप ऊपर को देखेंगे तो ये है हमारा उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, और नीचे क्या है, यह है दक्षिणी गोलार्ध। इस विषुवत वृत्त से जो ऊपर का हिस्सा होता है वह क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध का, और नीचे का है वह दक्षिणी गोलार्ध का। अब इस प्रकार जो विषुवत वृत्त है, एक वृत्त पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। ठीक है, एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का क्या है, सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। ठीक है, ये क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु होता है। अब हम यह देखते हैं कि विषुवत वृत्त से, ये जो विषुवत वृत्त है यानी कि ये जो काल्पनिक रेखा आप देख रहे हैं, यह पृथ्वी के चारों ओर है। ठीक है, तो यह जो विषुवत वृत्त है को हम अक्षांश समानांतर रेखाएं कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं हम,
विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को हम क्या कहते हैं, अक्षांश समानांतर रेखाएं कहते हैं। यानी कि ये जो जितनी भी ये रेखाएं हैं ये क्या कहलाती हैं, ये ध्रुव तक आ जाती हैं, जो ध्रुव के पास आने के बाद ये एक बिंदु के रूप में तब्दील हो जाती है यह रेखा। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, ये समानांतर होती हैं, ये मिलती नहीं है कहीं भी। ठीक है, एक दूसरे से कहीं मिलेंगी नहीं। इनको हम क्या कहते हैं, अक्षांश समानांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है, ये जो लैटिट्यूड आप रेखा को देख रहे हैं ये सभी रेखाएं गोल गोल यानी कि वृत्त बनाती हैं और यहाँ ध्रुवों पर जाकर के एक बिंदु का रूप ले लेती हैं। इनको हम क्या कहते हैं, अक्षांश समानांतर रेखाएं कहते हैं। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। अक्षांशों को किस में मापा जाता है, तो इनको अंश में मापा जाता है। अब विषुवत वृत्त देखते हैं कि विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। जो विषुवत वृत्त है वह किसको दर्शाती है, तो शून्य अक्षांश को दर्शाती है, शून्य अंश अक्षांश को यह दर्शाती है। चूंकि विषुवत वृत्त से क्या होता है, दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। ठीक है, यह आप समझिए यहाँ से कि हम क्या देख रहे हैं कि विषुवत वृत्त जो होता है, ये विषुवत वृत्त होता है, इसको हम क्या मानते हैं, शून्य अंश अक्षांश को यह दर्शाती है, ऐसा मानते हैं। क्योंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप कितना होगा, 360 अंश का या 1/4 यानी कि 90 होगा। ठीक है, 90 अंश है। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश जो होता है 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे समझने वाली बात है कि ये जो 90 अंश अक्षांश होता है, ठीक है, यहाँ से क्या होता है, ये 90 अंश अक्षांश होता है, यह क्या करता है, उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है। और फिर यहाँ से जो नीचे का 90 अंश अक्षांश होगा वह किसको दर्शाएगा, तो वह दर्शाएगा दक्षिणी ध्रुव को। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को हम उत्तरी अक्षांश कहते हैं तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समानांतर रेखाओं को हम दक्षिण अक्षांश कहते हैं। ठीक है, दक्षिण अक्षांश कहा जाता है। मतलब आप यह विषुवत यह है, ठीक है, विषुवत वृत्त है। अब इसके ऊपर जितनी वृत्त है, ठीक है, इनको हम क्या कहेंगे, उत्तर अक्षांश वृत्त कहेंगे। ठीक है, और जो नीचे वाले हैं उनको दक्षिण अक्षांश वृत्त हम कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये सभी क्या होते हैं, समानांतर होते हैं। अब उत्तर वाले को क्या कहेंगे, उत्तर में जो है वो उत्तर अक्षांश कहलाएंगे, जो दक्षिण में है वो दक्षिण अक्षांश कहलाएंगे। ठीक है, दक्षिण अक्षांश सभी को कहा जाएगा जो दक्षिण में है, यानी कि जो नीचे हैं। ठीक है, यहाँ जो है, ठीक है, इस प्रकार से जो है उनको कहा जाता है। तो क्या आप जानते हैं, अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। सही बात है कि ये जो ध्रुव तारे हैं उनका हम अक्षांश माप करके क्या करते हैं, उनके स्थानों को माप करके, उनके कोण को माप करके हम अपने अक्षांश यानी कि हम कहाँ पर हैं इसको मापा जा सकता है, इसको हम माप सकते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि जो प्रत्येक अक्षांश के मान के लिए उसकी दिशा यानी कि उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। उत्तर है कि दक्षिण है ये लिखा जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सामान्यतः इसे उत्तर या दक्षिण अक्षर से व्यक्त किया जाता है, माने उ और द से क्या किया जाता है, इसे व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए हम क्या देखते हैं, महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राज़ील जो है वो दक्षिण अमेरिकी देश है, वो क्या होता है, में वहाँ एक जगह है उसका नाम है बेलो होरिजेंटो। ठीक है, बेलो होरिजेंटो, दोनों एक ही अक्षांश 20 अंश पर यानी कि 20 डिग्री पर स्थित है। ठीक है, अब लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश पर उत्तर में एवं क्या है, बेलो होरिजेंट जो है वह विषुवत वृत्त के कहाँ पर स्थित है, यह दक्षिण में है, 20 अंश यानी कि 20 डिग्री दक्षिण में स्थित है। इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर यानी कि 20 डिग्री उत्तर अक्षांश पर तथा जो बेलो हॉरिजेंट है वो 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। इस प्रकार से मतलब कहने का मतलब यह है कि यहाँ आप समझ सकते हैं हमारा जो देश है वह कहाँ है,
तो उत्तरी ध्रुव में है, उत्तरी ध्रुव में हम लोग हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक मान लेते हैं बिंदु कि यह भारत का, ये जो चंद्रपुर है महाराष्ट्र का वो है, तो ये कहाँ है, तो दक्षिण यानी कि उत्तर, उत्तर का जो पार्ट होता है हमारा वहाँ पर है। और ये जो बेलो हॉरिजेंट है वह यहाँ इस विषुवत से दक्षिण यानी कि दक्षिणी ध्रुव में है। यहाँ नीचे का है दक्षिण अमेरिकी देश है, तो वह कहाँ है, वो दक्षिणी ध्रुव में है। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका अलग अलग पैमाना हम देख सकते हैं कि ये इनको कहा जाता है, एक को कहा जाता है कि यह उत्तर अक्षांश यानी कि चंद्रपुर जो है 20 डिग्री उत्तर अक्षांश पर, तथा बेलो हॉरिजॉन्ट जो है वो 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। यानी कि यहाँ पे अक्षांशों में अंतर है हमारा। अब हम देखते हैं कि महत्वपूर्ण अक्षांश यानी कि समांतर रेखाएं, ठीक है, महत्वपूर्ण जो अक्षांश होते हैं समानांतर रेखाएं, उनको देखते हैं। विषुवत वृत्त, ठीक है, ये विषुवत वृत्त है हमारा, यहाँ से आप समझ सकते हैं विषुवत वृत्त है 0 डिग्री। अब उत्तर ध्रुव कितना है, उत्तर ध्रुव यानी कि 90 डिग्री, ठीक है, उत्तर ध्रुव 90 डिग्री। अब हम क्या देखते हैं, तथा दक्षिण ध्रुव ये भी है 90 डिग्री दक्षिण। ये उत्तर ध्रुव क्या है, ये तो 90 डिग्री उत्तर है। अब दक्षिण ध्रुव यहाँ पे हम देखते हैं तो ये क्या है, 90 डिग्री दक्षिण है। के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं और भी हैं। ये क्या हम देखते हैं कि 4 अन्य महत्वपूर्ण समानांतर रेखाएं हैं। तो अब हम इसको देखते हैं, ठीक है, यानी कि ये जो हमारा कर्क रेखा है ये 23.5 डिग्री उत्तर, और हम यहाँ नीचे देखते हैं यहाँ मकर रेखा, यह 23.5 डिग्री क्या होता है, दक्षिण होता है। अब उसके बाद और क्या देखते हैं, ये तो एक भूमध्य रेखा हो गया, आपका विषुवत वृत्त हो गया। अब उसके बाद क्या देखते हैं, ये और रेखाएं हैं, उसके अलावा क्या कर्क रेखा है, और फिर उत्तरी शीत कटिबंध है यानी कि उत्तरी ध्रुव का है आपका उत्तरी वृत्त, उत्तर ध्रुव वृत्त। और फिर नीचे देखते हैं हम कि दक्षिण ध्रुव वृत्त है, यह दक्षिणी शीत कटिबंध पड़ता है इसके बाद का जो हिस्सा। तो ये सभी क्या है, इसके अलावा जो है यानी कि विषुवत रेखा के अलावा ये 4 और महत्वपूर्ण समानांतर रेखाएं हैं, ये 4 अन्य महत्वपूर्ण अक्षांश है जो समानांतर हैं। तो इनके बारे में हम जानते हैं कि इनका क्या कुछ रोल है और इनको कैसे हम समझ सकते हैं। अब उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध को देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध में क्या है, कर्क रेखा ये 23.5 डिग्री उत्तर, फिर दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण। अब विषुवत वृत्त जो होता है वह क्या होता है, 66.5 डिग्री, ठीक है। और आप देखते हैं 66.5 डिग्री क्या है, ये उत्तर ध्रुव में उत्तर, ठीक है, उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त। और फिर इसके 66.5 डिग्री क्या देखते हैं, दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त। आप यहाँ इसको इस फिगर के माध्यम से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। हम यहाँ पे जो देख रहे हैं, ये जो मैंने आपको पहले भी बताई, ये 66.5 डिग्री क्या है, ये उत्तर ध्रुव वृत्त है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि यह दक्षिण ध्रुव वृत्त है। इस प्रकार से यह 66.5 पे है दोनों तरफ, ये उत्तर ध्रुव वृत्त और दक्षिण ध्रुव वृत्त। अब यहाँ पे क्या देखते हैं हम कि उत्तर में 23.5 डिग्री, ठीक है, दक्षिण में 23.5 डिग्री क्या है, मकर रेखा है, और उत्तर में 23.5 डिग्री क्या है, यह जो विषुवत वृत्त है, इससे उत्तर में 23.5 डिग्री ये कर्क रेखा है। तो इस प्रकार से उत्तर और दक्षिण कर्क रेखा, मकर रेखा, दक्षिण ध्रुव वृत्त और उत्तर ध्रुव वृत्त को आप समझ सकते हैं, इन चारों समानांतर जो अक्षांश रेखाएं हैं उनको, ठीक है। तो अब क्या देखते हैं, पृथ्वी के ताप कटिबंध को, ठीक है, पृथ्वी के ताप कटिबंध क्या होते हैं इनको समझने का कोशिश करते हैं कि क्या इनके हैं ताप कटिबंध। अब कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में क्या होता है, सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे हम उष्णकटिबंध कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच की जो स्थिति है पृथ्वी की, ये आप जो क्षेत्र देख रहे हैं कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच क्या है, तो ये जो क्षेत्र है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच है, ठीक है। तो इस क्षेत्र में क्या होता है, सूर्य एक बार सीधा एकदम हमारे सर के ऊपर आता है, और ये जो क्षेत्र होता है क्या करता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ताप और ऊष्मा सूर्य की हमें प्राप्त होती है, ठीक है। तो इसी क्षेत्र को कहा जा रहा है कि ये जो क्षेत्र है ये ज़्यादा आपको गर्म रहते हैं, और यहाँ पे सूर्य की ज़्यादा ऊष्मा प्राप्त होती है। और एक बार सूर्य दिन में कम से कम एक बार दोपहर के समय ये हमारे सर के ऊपर आता है, इसलिए क्या होता है, हमें सबसे ज़्यादा ऊष्मा यहाँ पे इसकी प्राप्त होती है। अब क्या देखते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, उष्णकटिबंध कहते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है वो। अब हम क्या देखते हैं कि कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी क्या होता है, सिर के ऊपर नहीं आता है।
ये बात समझने वाली है कि कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। अब ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं, ठीक है, ध्रुव की तरफ क्या होती हैं, सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। शीतोष्ण कटिबंध ये कहे जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि यह जो फिगर है, यहाँ पे जो पृथ्वी को दिखाया गया है, यह जो एरिया है, हम लोग इसको क्या बोले, इसको बोले हम कि ये जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। लेकिन अब हम क्या देखते हैं कि जो हमारा उत्तर ध्रुव वृत्त है, यानी कि ये जो 23.5 से 66.5 डिग्री का जो बीच का क्षेत्र है, हिस्सा है, अब हम सबसे पहले इस बात को क्लियर करते हैं कि ये जो क्षेत्र होता है सिर्फ यहीं पर जो यानी कि सूर्य है वह कम से कम एक बार दोपहर में सर पे आता है, और किसी भी अक्षांश पर, किसी भी अक्षांश रेखा पर वह सर के ऊपर नहीं आता है। ये जो यानी कि जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में, यहीं पर सिर्फ क्या होता है, ऐसा होता है। अब हम देखते हैं कि उसके बाद पृथ्वी क्या है, झुकी हुई है, और ये सूर्य का जो प्रकाश है वो तिरछा पड़ता है, तिरछा इस पर पड़ता है। तो उसके बाद हम क्या देखते हैं, जैसे जैसे हम ध्रुव पर जाते हैं वैसे वैसे सूर्य की प्रकाश क्या होती है, तिरछी होती जाती है। तो अब हम देखते हैं कि यह जो हिस्सा है पृथ्वी का, इधर का ये हिस्सा और इधर का, इधर से ये हिस्सा, इसके बीच का, यानी कि ये जो अब क्षेत्र है, यानी कि कर्क रेखा के बाद, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा के बाद और ये उत्तरी ध्रुव वृत्त के बाद उत्तर ध्रुव जो वृत्त है, इसके बीच का जो हिस्सा है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं शीतोष्ण, ठीक है। यानी कि ये क्या होता है, शीत भी होता है और उष्ण भी होता है, माने मध्यम होता है। यहाँ पे ठंड और हल्की क्या होती है, यहाँ पे गर्मी भी होती है। तो ये जो क्षेत्र होता है, मतलब यहाँ पे ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ना बहुत ज़्यादा ठंड होते हैं इस पर, ठीक है, इन क्षेत्रों पर। और जो ये हिस्से हैं, यहाँ कभी भी क्या होती है, क्या होता है, सूर्य का प्रकाश जो है, यानी कि कभी भी सूर्य ऊपर नहीं आता है, यानी कि सर के ऊपर नहीं आता है, ठीक है। तो यह जो है, ये क्षेत्र जो है, ये क्या कहलाता है, आपको समझ गए होंगे कि इसी क्षेत्र को क्या कहते हैं, हम शीतोष्ण कहते हैं, ठीक है। ये जो दोनों ध्रुवों में होते हैं इनको हम शीतोष्ण कहते हैं, ठीक है। तो शीतोष्ण कटिबंध। अब हम क्या देखते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में, जो उत्तरी गोलार्ध है, ये पॉइंट कि उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के ठंडे क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। यानी कि जो हमारा ये क्षेत्र होता है, उत्तरी ध्रुव में क्या होता है, उत्तरी ध्रुव का जो क्षेत्र होता है, यानी कि जो उत्तर ध्रुव वृत्त है, ठीक है, ये उत्तर ध्रुव वृत्त है, ये 66.5 से जो 90 डिग्री का हिस्सा होता है, आपका क्षेत्र होता है, यही क्या कहलाता है, ये शीत कटिबंध का जो हिस्सा होता है, यह बहुत ठंडा होता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें जो होती हैं बहुत तिरछी हो जाती हैं, और वो कभी भी ये क्या होती हैं, बराबर नहीं पड़ती हैं, यानी कि यहाँ बीज को फोकस नहीं करती हैं, इसलिए ये जो क्षेत्र होता है हमारा, वो शीत कटिबंध का क्षेत्र होता है, ठीक है। ये दोनों ध्रुवों में ऐसा होता है। ये ऊपर यानी कि उत्तरी ध्रुव में क्या होता है, उत्तर ध्रुव वृत्त, और नीचे दक्षिण में होता है वो दक्षिण ध्रुव वृत्त के, और जो ये पूरा हिस्सा होता है उत्तर में, उत्तर वाला कहलाता है उत्तर शीत कटिबंध, और दक्षिण का जो होता है वह कहलाता है दक्षिण शीत कटिबंध, ठीक है। तो ये सभी ये हिस्से क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे ठंड होती है, ये क्योंकि वहाँ पे सूर्य की प्रकाश तिरछी होकर, बहुत ज़्यादा तिरछी होकर पड़ती है, ये क्या कहलाते हैं, शीत कटिबंध कहलाते हैं। अब हम यहाँ क्या देखते हैं कि देशांतर क्या है, ठीक है, यानी कि जो देशांतर है वह है क्या, यानी लॉन्गिट्यूड क्या है। तो क्या देखते हैं कि किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की हमें क्या होती है, आवश्यकता होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित जो टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश, यानी कि ये कहाँ पड़ते हैं, तो 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है, ठीक है, ये वहाँ स्थित है, 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। तो अब हम इनका सही आकलन कैसे लगाएंगे, यानी कि हमारा अक्षांश तो पता है कि हम अक्षांश इनको जानते हैं, लेकिन उस इनका एग्जैक्ट लोकेशन हमें जानने के लिए और भी चीज़ें हमें
आवश्यक होंगी। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया, एक देशांतर रेखा को विकसित किया और एक याम्योतर माना हमने, प्रधान याम्योतर माना किसको, जो ग्रीनविच लाइन को। ठीक है, ये ग्रीनविच रेखा को, और वह कहाँ है, तो वह ब्रिटेन में है, वेधशाला, ब्रिटेन का वेधशाला है वहीं पर स्थित है, और उसी को हमने क्या किया, एक प्रधान याम्योतर मान लिया। ठीक है, अब उस प्रधान याम्योतर से जो गुजरने वाली रेखाएं हैं, इसका मान हमने कितना माना, हमने यह देखा कि ये तब क्या होता था, सभी देशों ने यह निश्चय कर लिया, यानी कि जो आप अक्षांश और देशांतर को जो देख रहे थे, ठीक है, यानी जो अक्षांश रेखाएं ये होती हैं, ठीक है, यानी कि वृत्त, अक्षांश वृत्त होते हैं, और जो इनकी दूरी क्या होती है, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, जो विषुवत रेखा होता है, यानी कि जो बीच का है, विषुवत वृत्त है, वहाँ से क्या होता है, ये सभी क्या होते हैं, ऊपर जाने पर इनकी दूरी क्या होती है, घटती जाती है, और यहाँ पर यानी कि ध्रुवों पर जाकर के शून्य हो जाती है। ठीक है, तो उसी प्रकार से हमने टोंगा और जो मॉरिशस द्वीप का हमने यहाँ पे ऊपर पढ़ा है, तो उनका क्या है, अक्षांश तो सेम है, लेकिन अब उनको हम कैसे सूचित करेंगे, तो उसके लिए क्या हुआ, सभी जो देश थे उन्होंने क्या किया, एक निर्णय लिया। तब क्या किया, सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली याम्योतर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। ठीक है, वहां से पूर्व और वहां से पश्चिम को क्या किया जाए, शुरू किया जाए, और यह देखा जाए कि इस याम्योतर को प्रमुख याम्योतर हम लोग कहते हैं। ये जो याम्योतर है, यानी कि जो आप ग्रीनविच देख रहे हैं, वो क्या है, ये 0 डिग्री, ये पूरा ये आपका प्रमुख याम्योतर है। अब इसका मान 0 डिग्री देशांतर है, तथा यहाँ से हम क्या देखते हैं, 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि आप यहाँ देखेंगे कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री क्या होता है, पश्चिम, इस प्रकार से हम गणना इसका करते हैं, ये 0 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से क्या हम देखते हैं कि ये 90 डिग्री इस तरीके से, और यहाँ 90 डिग्री इस तरीके से, और 180 डिग्री, ये क्या करता है, 4 भागों में हम इसको इस तरीके से पृथ्वी को बांट देते हैं। अब इधर 0 डिग्री से क्या होता है कि इधर आप जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा पूरब, और इस तरफ से जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा पश्चिम। तो इस प्रकार क्या होगा, ये लाइनें क्या करेंगी, इसको सूचित करेंगी कि कितना डिग्री हम पूरब जा रहे हैं और कितना डिग्री पश्चिम जा रहे हैं। और फिर यहाँ से जो अक्षांश रेखाएं जा रही हैं, यानी कि इन अक्षांश रेखाओं को भी हम उसमें लेकर के आएंगे, ताकि यह समझ सके कि कितना वो अक्षांश पर स्थित है और कितना देशांतर पर स्थित है, कितना डिग्री अक्षांश पर है और कितना डिग्री देशांतर पर है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, पूरा उस जगह का एग्जैक्ट लोकेशन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या देखते हैं कि इसमें क्या है, बहुत सारी ऐसी रेखाएं हैं, ये प्रमुख हमारा हो गया, प्रमुख याम्योतर हो गया। अब यहाँ से देखते हैं कि ये जितने भी आप देशांतर रेखाओं को देखेंगे, उनकी लंबाई क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं, क्योंकि ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाते हैं। तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, यानी कि जो ध्रुवों के बीच की दूरी क्या होगी, चाहे जहाँ से आप उसको मिला लें, वो बराबर ही होगी। ठीक है, ध्रुव को आप यहाँ से मिला लें या यहाँ से मिला लें या बीच से मिला लें, हर जगह ध्रुव की दोनों, हर जगह से दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी क्या होगी, समान होगी। लेकिन अक्षांश रेखा में क्या होता है कि यह जो विषुवत वृत्त है, ठीक है, इस विषुवत वृत्त से जितना आप ऊपर बढ़ते जाएंगे या नीचे आते जाएंगे, ये ध्रुवों के बीच का जो ये सर्कल की जो दूरी होती है, वह क्या होती जाएगी, आपको कम होती जाएगी, और ध्रुव पर जाकर के क्या होगी, शून्य हो जाएगी। ठीक है, और ये जो अक्षांश होते हैं, ये समानांतर होते हैं, कहीं मिलते नहीं हैं, लेकिन जो देशांतर होते हैं, ये ध्रुव पर जाकर के मिल जाते हैं, ध्रुव पर जाकर के एक हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत मामूली अंतर है अक्षांश और देशांतर में। इस प्रकार से आप इनको समझ सकते हैं कि कैसे अक्षांश और देशांतर को आप डिनोट कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि इस प्रकार से क्या है कि आप यहाँ पे भारत को देख सकते हैं, इंडिया कहाँ है, तो इंडिया है यहाँ। तो इसका अब क्या याम्योतर है, क्या इसका अक्षांश और देशांतर है, इसको भी हम नीचे देखते हैं, और आप कैसे इसको बता सकते हैं, ये हम जानने का कोशिश करते हैं। अब हम यहाँ क्या देखते हैं, देशांतर और समय। ठीक है, जो देशांतर यानी कि जो आप लॉन्गिट्यूड है और उनका समय से क्या रिलेशन है उसका, वो देखते हैं। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। ठीक है, ये गति जो करते हैं वो होता है, लेकिन इससे क्या होता है, आप उसके स्थानीय समय को ज्ञात कर सकते हैं। अब सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः क्या होता है, स्वाभाविक ही है कि यह
पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। अब स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। इस प्रकार से आप इनके स्थानीय समय का पता लगा सकते हैं। लेकिन हम क्या देखते हैं कि सिर्फ अब स्थानीय समय से हमारा काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, तो अब मैंने विश्व के और जो देश हैं उनका जो समय निकालना है आपको, तो आप यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं? उनके दूरी के हिसाब से। मतलब यह कहने का है कि हम भारत में हैं और भारत के किस शहर में हैं, वहाँ से हमारा और जो अगला शहर है वो कहाँ है, कितनी दूरी पर है, और वहाँ एग्जैक्ट अभी क्या कुछ बज रहा होगा, क्या समय हो रहा होगा, उसको हम आकलित कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो वो कैसे होता है? ठीक है, तो अब हम क्या देखते हैं कि ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख या म्योतर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय या म्योतर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। ठीक है, उस टाइम क्या होता है? सभी स्थानों पर दोपहर होता है। फिर हम देखते हैं कि चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, हमारी जो पृथ्वी है वो क्या करती है? पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में हैं, उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा। क्या होता है? पूर्व में है, यानी कि ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम इस प्रकार से हम बांटते हैं। ऊपर का जो हिस्सा है नॉर्थ, नीचे ये जो है क्या है? साउथ, और ये दाहिने वाला जो हिस्सा होता है वह होता है ईस्ट, और ये बाएं का जो हिस्सा होता है वो होता है वेस्ट। तो ये जो प्रधान या म्योतर है यानी कि यहाँ है। ठीक है, अब यहाँ से जो पूरब में होगा वो उसका क्या होगा? समय आगे होगा, और जो पश्चिम में होगा उसका समय क्या होगा? पीछे होगा। ठीक है, तो यही कहने का मतलब है यहाँ पे। हम यह देखते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है वह क्या करती है? पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है, और वे स्थान जो ग्रीनविच के पूरब में हैं उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा, तथा जो पश्चिम में है उनका क्या होगा? पीछे होगा। अब यही बात समझने वाली है कि समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। जो ये विधियां हैं इनसे आप कर सकते हैं। अब पृथ्वी लगभग 24 घंटे में कितना घूमती है? अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में कितना घूमेगी? तो 15 डिग्री। एवं 4 मिनट में कितना घूमेगी? तो 1 डिग्री घूमेगी। ठीक है, 4 मिनट में वह 1 डिग्री घूमेगी, 1 घंटा में 15 डिग्री, और 24 घंटे में कितना घूमती है? तो 360 घूमती है। तो 360 भागा 24 यानी कि 1 घंटे में कितना घूम जाएगी? तो 15 डिग्री घूम जाएगी। और आप इससे निकाल सकते हैं कि 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है तो 4 मिनट में कितना डिग्री घूमेगी? तो 4 मिनट में घूमती है 1 डिग्री। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या देखते हैं कि इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं, तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व यानी कि इधर 15 डिग्री, ठीक है, वहाँ क्या हो रहा होगा? वहाँ का समय क्या हो रहा होगा वो आप पता लगा सकते हैं। यानी कि 15 गुणा 4 यानी कि 60 मिनट, अर्थात ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे होगा। ठीक है, अर्थात वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा। इस प्रकार क्या निकाल सकते हैं आप? दूरी को, वहाँ से दूरी जान करके उसका समय निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या हम देखते हैं कि लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनविच समय से 1 घंटा पीछे का होगा। यानी कि जब पश्चिम आप जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ क्या होगा? यही 1 घंटा होगा, लेकिन वो क्या होगा? पीछे होगा। यानी कि जो आप समय देख रहे हैं वो पीछे हो जाएगा। वहाँ सुबह के 11 बजे होंगे। ठीक है, यानी कि 12 से 1 आप माइनस कर देंगे और वह 12 से क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। और उधर क्या होता है? 12 से 1 हो जाता है। इसी प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे, उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। ये आप देखते हैं कि हम देखते हैं कि वहाँ सुबह 11 बजे होंगे। इसी प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे, उस समय क्या होगा? 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। ये आप निकाल करके देख सकते हैं समय को। अब हम क्या देखते हैं कि मानक समय क्यों मानते हैं? हम मानक समय को क्यों मानते हैं? मानक समय हम इसलिए मानते हैं कि हर जगह का नहीं तो समय क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा, और हमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है अलग अलग अगर मानक रहेंगे तो। यानी कि मानक यानी कि सबके लिए एक मान लिया उन्होंने कि सब इसको मानेंगे, तो इसी से क्या होता है? सारा निर्धारण होता है कि यहीं के समय से हम अपने समय को संचालित करेंगे। तो अब हम क्या देखते हैं कि अलग अलग याम्योत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। ठीक है, क्या होता है? अंतर होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन हो जाएगा।
यानी कि यहाँ से जो रेलगाड़ी चलेगी और यहाँ उसको जाना है, तो इसमें क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक के समय में बहुत ज़्यादा अंतर हो जाएगा, यह आप देखेंगे। अब भारत में हम पता लगाते हैं कि भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग कितना अंतर है, तो 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी याम्योत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। ठीक है, तो इसीलिए क्या किया गया है, 82.5 डिग्री पूर्व को हमने एक अपना समय मान लिया है। ठीक है, एक अपना निर्धारित समय मान लिया है। तो अब देखते हैं कि इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य से होकर गुजरने वाली किसी याम्योत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। इस याम्योत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्व यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट को हम क्या मानते हैं, अपना मानक याम्योत्तर मानते हैं। इस तरह से हम क्या देखते हैं कि इस याम्योत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, हमारे यहाँ भारत का जो विस्तार है, ठीक है, वह क्या है, वह कैसे है, तो यह 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, ये 97 डिग्री 25 मिनट और इधर है 68 डिग्री 7 मिनट। यानी कि ये जो पूर्व और हम पश्चिम का देखते हैं वह क्या होता है, यह पूर्व का, इसको हम इसके बीच का मानते हैं। तो अब 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री जो 25 मिनट का हिस्सा है उसके बीच का हम 82.5 डिग्री को क्या मान लिए हैं, यह अपना एक मानक समय मान लिए हैं। ठीक है, एक याम्योत्तर रेखा इसको हम मान लिए हैं, मानक याम्योत्तर रेखा हमने मान लिया है। और इधर क्या होता है, हम ये तो देशांतरीय विस्तार है। इस तरीके से हमारे यहाँ भारत का कितना है, तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। और जो अक्षांशीय विस्तार है वह कितना है, तो वह है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, तो इस प्रकार से अक्षांशीय और जो देशांतरीय विस्तार है वो आप याद रख सकते हैं। तो इसी तरह से 82.5 डिग्री को हमारे यहाँ क्या माना गया है, एक मानक याम्योत्तर माना गया है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि भारत ग्रीनविच के पूर्व 82 डिग्री पूर्व में क्या करता है, स्थित है, 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनविच से 5.5 घंटा क्या है, आगे है। 5 घंटे जब 0 डिग्री है तो आप वहाँ 0 डिग्री याम्योत्तर को माना जाता है, और यहाँ क्या है 82.5 है, तो उससे आप पता लगा सकते हैं कि 1 डिग्री घूमने में उसको कितना लगता है, तो आप 82.5 को घूमने में उसको कितना लगेगा। अब हम क्या देखते हैं कि कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, कुछ देश के जो देशांतरीय विस्तार होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। अब जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है। अब पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। एक एक घंटा के कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, तो 24 समय क्षेत्रों में इसको बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। ठीक है, यानी कि ये क्या करता है, प्रत्येक जो समय क्षेत्र होता है वह 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है, उसको निरूपित करता है, उसको दर्शाता है। तो इस प्रकार से यह जो हमारा चैप्टर है वह समाप्त हो चुका है। आप पूरा देशांतर और अक्षांश ये सभी समझ गए होंगे, याम्योत्तर क्या होता है उसको समझ गए होंगे। तो और भी इसको हम डीपली में अभी सिर्फ 6 क्लास के हिसाब से 6 क्लास के स्टैंडर्ड के अनुसार ही हम पढ़ते जा रहे हैं। बाकी इनका एक बार फिर से हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे जिसमें सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप इसी से इसको अगर बढ़िया से ध्यान से सुनते हैं तो आपका क्लियर हो जाएगा कि क्या अक्षांश है, क्या दिशांतर है, क्या उष्ण कटिबंधीय है, क्या शीतोष्ण कटिबंधीय है, क्या शीत कटिबंधीय है, इन सभी को आप समझ सकते हैं। कितना डिग्री से ऊपर जो होता है वो शीत कटिबंध होता है, कितना डिग्री के बीच का जो हिस्सा होता है वो शीतोष्ण कटिबंध होता है, और किसके किसके बीच का जो हिस्सा होता है वह उष्ण कटिबंधीय होता है। तो इस प्रकार से आपका यह पूरा चैप्टर समाप्त हो चुका। आपने बहुत ही बढ़िया से और एकाग्रता से इसको सुना है, देखा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।